ऑल राइट, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज आई वाज समवेयर बिजी, आई वाज इन द हॉस्पिटल। सो चलिए, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम फाइन। आई वाज देयर विद समबडी एल्स, तो कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। टॉपिक हम लोग पूरा ही करेंगे जो कि आज हमें डिस्कस करना है। चलो बच्चों, आज के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। सो आज की क्लास के टॉपिक्स एज यू कैन वेरी वेल सी ऑन द बोर्ड, आज की क्लास के टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज हमें पढ़ना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी आज की क्लास का ये, दैट इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और आज मैं थोड़े से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट के आए हो इसमें क्या क्या सवाल थे। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर्स, यानी कि अभी तक हम लोग कायरलिटी का कारण क्या क्या पढ़ते आए हैं। एसिमेट्रिक कार्बन बेटा जी, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स की कायरलिटी हमें पढ़नी है जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, या तो कायरल एक्सिस है या कायरल प्लेन है या फिर हेलिकल कायरलिटी है। ठीक है, हेलिकल कायरलिटी, कायरल प्लेन, कायरल एक्सिस, ये सब क्या होता है ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको आज का टॉपिक एकदम समझ में आ गया है कि क्या हम करने वाले हैं। सो दीज आर टुडेज टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग अबाउट टुडेज क्लास, एक बार हम लोग हर बार की तरह अपना रिचुअल फॉलो करते हैं, अपने लास्ट लेक्चर को एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, so here I have previous lecture, our lecture number 7। देखो बेटा जी, लेक्चर 7 में हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, आपके सामने इस समय लेक्चर 7 ओपन है। लेक्चर 7 के टॉपिक वाज द क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। यही टॉपिक मैं कंटिन्यूटी में लेके चलूंगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जिसके बारे में कल मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। बस मैंने कुछ भी नहीं बताया था, अभी सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रोल क्या है वो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, फिर हमने ये स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, सही है। आई बिलीव आप इन सारे क्वेश्चंस को आप कर पा रहे होंगे, आपने डिस्कस, आपने अपने लेवल पे डिस्कशन किया होगा और इसको देखा होगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आप प्लीज पूछिए, क्योंकि अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर होगा तो सर आपके साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर पाएंगे, अविनाश सर। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी हैव डन सम मोर क्वेश्चंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये वाले, डैश स्टीरियोटॉपिक बताना, इनएंशियोटॉपिक बताना, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड। आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके ओके जी। फिर उसके बाद हमने अगला टॉपिक किया जहां पे कुछ और सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, बस थोड़ा थोड़ा देखना आना चाहिए आपको मॉलिक्यूल, राइट। फिर हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचे, दैट इज द इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसका मैंने पूरा आपको ट्रिक समझाया। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये ढेर सारी हमने प्रैक्टिस की थी। एंड लास्टली जाते जाते मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोल के गया था कि दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोपेगेट्स इन द मीडियम विद परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट, दिस वाज द लास्ट टॉपिक बच्चों जो हमने किया था। इसके बाद से आज हम अपनी अगला पढ़ेंगे। सो आई बिलीव आपको ये टॉपिक याद होगा, यदि नहीं है तो रिवाइज करो भाई साथ के साथ, क्योंकि हम अपना अगला टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे थे, यहीं से मैं इसकी शुरुआत करूंगा आज। ठीक है, चलो शुरू कर रहा हूं मैं अब अपना टॉपिक आज का। चलो बच्चों, ये लो जी, ये किया मैंने पार्टीशन। लेट मी बिगिन विद टुडेज क्लास। ठीक है, देखो बेटा, कल मैंने आपको टॉपिक सिखाया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो भाई, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखना, ध्यान से देखना, इस प्रकार का इसका एक डायग्राम सा बना सकते हैं हम लोग, वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको समझा सकता हूं। ध्यान से देखना बेटा, मान के चलो कि इस तरीके से मैंने एक्सिस बना लिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है कि अगर लेट्स सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरीके से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहां पर ये पिंक वाली क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और ये येलो वाली क्या हो जाएगी, पेल येलो वाली क्या हो जाएगी, पेल येलो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बता रहा हूं, देखो आपको पहले अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझना है ना, क्योंकि अगला टॉपिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही है, तो आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मालूम होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is the form of energy in which the electric field and the magnetic field propagates perpendicular। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यू जा रही है तो ये यू जा रही है, ठीक है, एक ऐसे ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे ऐसे जा रही होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। सो अब इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट होगा, दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो समझिएगा बच्चों कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो जाएगा। आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन फॉर यू, उसके बाद हम इसको समझेंगे। लिखो, कहता व्हेन ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऑर्डिनरी मतलब जैसी जो ये ऊपर वाली होती है, व्हेन ऑर्डिनरी ईएम वेव, व्हेन ऑर्डिनरी EM wave, EM वही electromagnetic wave is passed through Nicol prism, is passed through, कहां से पास किया बेटा जी, is passed through Nicol's prism। अगर मैं इसको Nicol's prism से पास करूंगा, है ना, Nicol prism, और थ्रू और tourmaline crystal, then all perpendicular oscillation, tourmaline crystal, then all perpendicular oscillations of electric and magnetic field are forced to be of electric field and magnetic field are forced to be are forced, ये forced हो जाएंगी, are forced to be, बेटा ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आर फोर्स्ड टू बी कंफाइंड इन अ सिंगल प्लेन, आर फोर्स्ड टू बी कंफाइंड इन अ सिंगल प्लेन। बेटा पहले की तरह नहीं कि वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले, रादर वो सारी की सारी एक ही प्लेन में कंफाइंड हो जाएगी। और जब भी कभी ऐसा होगा तो जो हमारी बीम ऑफ लाइट तैयार होगी, उसी बीम ऑफ लाइट को मैं क्या नाम दूंगा, उसी बीम ऑफ लाइट का मैं नाम रखूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आया, मीनिंग समझ में आया, है ना, एकदम आसान सी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। आई होप आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग समझ में आया होगा कि बेटा जी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको निकोल प्रिज्म या टर्मलिन क्रिस्टल से पास करूंगा तो वो कन्फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद कंप्लीट करके लिख लेंगे, सच रेडिएशंस आर कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी, ये बहुत ही एक प्यारी सी डेफिनेशन हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ में आ गया है तो इसके बाद बहुत ही समझना आसान है हमारे लिए, क्या, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। भैया ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होंगे फिर, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगली डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में ही हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल भी समझ सकते हैं। तो लिखेंगे मॉलिक्यूल्स व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल, मॉलिक्यूल्स which rotate the plane of प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके ही प्लेन को जो रोटेट कर देगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहूंगा, आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, आर नोन एज, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। समझ आई कि नहीं बच्चों बात, ठीक है जी। सो ये तीनों के तीनों डेफिनेशंस आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही तीन आसान सी डेफिनेशंस हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने कल लिखवा दिया था, एक ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड नंबर तीसरे पे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो अब बेसिकली इनको हम लोग आपस में कैसे अब समझेंगे, समझना ध्यान से प्लीज, ओके। समझेंगे इस कहानी का रियल मीनिंग क्या है। आओ देखो बच्चों, व्हाट डज दिस ऑल मीन। तो मतलब इससे मुझे समझ में क्या आता है, इससे अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, अब जो रोटेशन होगा ना बेटा जी, रोटेशन दो टाइप का हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि रोटेशन हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, जब भी कभी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उस वर्ड के, उसके लिए हम लोग शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको दो साइन से डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल डी या फिर प्लस साइन, ठीक है। और जब भी कभी रोटेशन, और अगर बेटा जी आपका यही वाला रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, तब उसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। और इसको दो सिंबल्स किससे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से या फिर नेगेटिव साइन से। तो ध्यान रखना इन दोनों शब्दों के बारे में, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग अभी यूज करेंगे आगे, ठीक है बच्चों। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ आया, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं मैं कि देखते कैसे हम लोग, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, अभी रिसेंट ईयर्स में क्या कर रहा है, वो जानबूझ के स्टीरियोकेमिस्ट्री से एनांशियोमेरिक एक्सेस से सवाल पूछता है। और आज मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा CSIR नेट के, जिससे कि आपकी दुनिया हिल जाएगी। मतलब मैं उनको कहूंगा कि दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर आप वो समझ पा रहे हो ना, तो आपसे आसान क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा देवर द, मतलब मेरे को रिसेंट ईयर्स में उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिले स्टीरियोकेमिस्ट्री से, जो वो पूछ सकता है बना के, ठीक है। और वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके भेजे में बहुत आसानी से चला जाए, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, जो कि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत देता है ना, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ऑर्गेनिक का टॉपिक है, सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि बीच में थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाए, बट आता है और बहुत हल्का फुल्का होता है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं करवाऊंगा ना, आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि मुश्किल है, बहुत आसान लगेगा, डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है। चलो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं बेटा जी। यहां पे मान के चलो कि ये हमारा एक सोर्स है, दिस इज सोर्स ऑफ पीपीएल। पीपीएल वही प्लेन पोलराइज लाइट को ही मैं पीपीएल बोल देता हूं। ये मेरा सोर्स है प्लेन पोलराइज लाइट का। अब जैसे ये सोर्स है, लेट्स सपोज यहां से लाइट निकली, ठीक है। अब लाइट यहां से निकली तो यहां पे ये इंस्ट्रूमेंट है पूरा का पूरा, इस तरीके से मैं इंस्ट्रूमेंट बना देता हूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, इसको मैंने लेंथ को नाम दिया एल, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोलैरीमीटर, पोलैरीमेट्रिक ट्यूब, पोलैरीमेट्रिक ट्यूब, ठीक है। ये पोलैरीमेट्रिक ट्यूब होती है, और इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा, इसके अंदर ही सॉल्यूशन भरा होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। ये जो अंदर मैंने भर दिया ना, ये जो सॉल्यूशन मैंने भर दिया, ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ये है। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद यहां से लाइट बाहर आती है और इधर लगा होता है बेटा एनालाइजर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इधर एनालाइजर लगा रहता है। समझ आया कि नहीं आया? कुछ ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपको प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बस हल्का सा अंदाजा चाहिए था, वो मैंने आपको दे दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो कि ये वाला जो सिस्टम है अंदर, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को रोटेट करना। अब लाइट को जब रोटेट करेगा, उसके प्लेन को रोटेट करेगा, तो एक एंगल से ही तो रोटेट करेगा ना। किससे करेगा? एंगल से रोटेट करेगा। अब सोचो, दिमाग लगाओ, जो रोटेशन होने वाली है इसके अंदर, वो कैसे पता चलेगी मेरे को कि वो रोटेशन कितनी कितनी होनी चाहिए? अरे रोटेशन किन किन बातों पे डिपेंड करती है, एक बार हम वो देख ले, हाँ या ना? तो रोटेशन बेटा जी दो बातों पे डिपेंड करती है। एक कि कंपाउंड के पास पावर कितनी है, मतलब कंपाउंड जो है कितनी उसके पास पावर है जो लाइट को रोटेट कर पाएगा। नंबर दो कि कितने कंपाउंड के पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट के साथ में एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। समझ आई बात? समझ आया कि नहीं आया भाई? कितने ऐसे पार्टिकल हैं जो लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर बेटा जी मैं यहां लिखता हूं एंगल ऑफ रोटेशन, सॉरी, सो इफ आई राइट हियर व्हाट, if I write here angle of rotation, तो एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में सोच समझ के बताओ मुझको कि वो कितनी बातों पे डिपेंड करना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं बेटा जी कि एंगल ऑफ रोटेशन एक नहीं बल्कि दो बातों पे डिपेंड करता है। वह दो बातें क्या क्या है? एक तो बात क्या है, पावर ऑफ कंपाउंड, पावर ऑफ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन, टू रोटेट द प्लेन, मतलब हमारे कंपाउंड में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है उसके अंदर कि वो उठा के प्लेन को रोटेट कर सकता है। ये एक फैक्टर हो जाएगा। हाँ जी भाई बोलो हाँ के ना, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। और दूसरा फैक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आओ समझेंगे। दूसरा फैक्टर कुड बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, with which light is interacting, with which light is
इंटरैक्टिंग। भाई कितने पार्टिकल के साथ लाइट जो है वो एक्चुअली में इंटरैक्ट कर रही है। सो ये भी तो एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है ना भैया, कितने पार्टिकल हैं जिससे लाइट आपस में इंटरैक्ट कर रही है। अब ये वाली जो बात है ना नंबर ऑफ पार्टिकल वाली, ये इतनी साधारण बात नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो पार्टिकल वाली बात है ये एक नहीं, यह फर्दर दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। यह फर्दर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। अब फर्दर दो फैक्टर्स क्या क्या है? एक दैट इज दी लेंथ ऑफ पोलैरिमेट्रिक ट्यूब, सही बात है। अरे लेंथ ऑफ पोलैरिमेट्रिक ट्यूब, भैया हमारी जो ट्यूब की लेंथ कितनी, अगर सोचो लेंथ ज्यादा होगी तो बीच में ज्यादा पार्टिकल आएंगे ना लाइट के, ज्यादा। देखो ये वाली लेंथ समझो, ये वाली लेंथ अगर लंबी होगी तो बेटा ज्यादा पार्टिकल से लाइट मेरी टक्कर मार पाएगी और ज्यादा पार्टिकल से इंटरैक्ट कर पाएगी, सही है? अरे सही है। और दूसरा फैक्टर कुड बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे भैया? अरे कैसे? अरे भैया जो आपने ये कंपाउंड लिया उसका सॉल्यूशन ही तो डाला होगा ना, तो उसकी कंसंट्रेशन भी तो एक रोल प्ले करती है। तो ये सारी बातें बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। तो आपने इन बातों का खासम खास ध्यान रखना है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ फटाफट से, बोलो, अरे बोलो, क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं? सो बेसिकली व्हाट कैन आई से, सो मैथमेटिकली कैन आई से लाइक दिस। अब मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है बेटा, थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज्यादा हैवी मैथ्स नहीं होने आने वाला है, हल्का सा आएगा, देख के डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों सीएसआईआर वालों का फेवरेट हो चुका है टॉपिक, जान जान के यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कि यदि आपने ये टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा या मेरी बात को ढंग से नहीं सुना, तुमसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, तुम्हारे 4 नंबर डूब गए। 4 नंबर का ही आ रहा है रिसेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट 2-3 बार भी आया हुआ है। सो मैं आपको उनमें से सबसे डिफिकल्ट जो मुझे लगे 2-3 क्वेश्चन मैं वही करवाऊंगा। सो आप लोग बाकी आसान वाले भी ट्राई करना, और आपकी जो असाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं उनमें भी ढेरों क्वेश्चंस हैं, वहां भी ट्राई कीजिए, ठीक है? अरे बोलो, अरे बोलो। और यस, एक जो टॉपिक है आपका वाला, वो वाला जिसमें मैंने कन्वर्जन सिखाया था, फिशर को वेज डैश में, वेज डैश को फिशर में, उस टॉपिक को प्लीज अच्छे से कर लीजिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी टॉपिक है वो वाला, वहां से ढेरों सवाल पूछेगा वो, ठीक है? आगे मैं न्यूमैन से भी कन्वर्जन सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने ये 2 सिखाए हैं, फिशर से वेज डैश से फिशर, प्लीज उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। कर लोगे मेरे लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए क्यों, अपने लिए करो भाई, अपने लिए करो, ठीक है? आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो पहले तो ये और दूसरा ये, क्लियर एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैथमेटिकली बेटा फिर मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट लाइक दिस? मैथमेटिकली कैन आई राइट लाइक दिस कि भैया मैथमेटिकली अगर देखें तो फिर जो अपना एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, दैट इज C into L। C क्या हो जाएगा? C व्हाट इज C? C इज द कंसंट्रेशन एंड L इज द लेंथ ऑफ पोलैरिमेट्रिक ट्यूब, ठीक है? तो मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना है, एंगल ऑफ रोटेशन को भी हम लोग अल्फा से ही डिनोट करते हैं बेटा, ये भी अल्फा से ही डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो व्हाट कैन आई राइट? कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? इसके बाद मैथमेटिकली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, अरे क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, इनटू C इनटू L। ये वाला रिलेशन बना सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करो इस रिलेशन को, बोलो। अल्फा बेटा कुछ नहीं है, अल्फा आपका एंगल ऑफ रोटेशन है। मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, मैं तेज नहीं भाग रहा हूं, मैं बहुत आराम आराम से बताऊंगा एक एक चीज, तो प्लीज ध्यान ध्यान से सुनना। अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। सो कैन आई राइट कि जो अपना कांस्टेंट है दैट इज नथिंग, दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन C डॉट L। क्या ये बात समझ में आई? यस बोलो, ये बात समझ में आई? अब ये जो मेरा कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कांस्टेंट को आगे फर्दर आपको पता चलेगा, लो इसको भी मैं डब्बे में बंद कर देता हूं, फर्दर आपको पता चलेगा कि दिस कांस्टेंट इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। बेटा ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ही तो है, क्योंकि अगर C को कंसंट्रेशन को 1 ले लूंगा और लेंथ को भी 1 ले लूंगा तो यही तो मेरा एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है? और जो अल्फा हो जाएगा नॉर्मली,
ये जो नॉर्मल अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है। अब स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा लिखते हैं बेटा, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा लिखने का मतलब ही क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा लिखने का मतलब है कि दिस इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। सो व्हाट कैन आई राइट? दैट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन सी डॉट एल। समझ आया रिलेशन? समझ आया ये रिलेशन? अब यहां पे आपने ध्यान में रखना है कि जो सी है, सी का जो यूनिट होगा वो ग्राम पर एमएल में होगा, और जो एल है, एल का यूनिट जो होगा वो डेसीमीटर में होगा। यूनिट्स, यूनिट्स, ये यूनिट्स यूज करते हैं हम लोग जब न्यूमेरिकल करना है आप लोगों को, ठीक है? अरे ठीक है भैया, बोलो बच्चों, बोलो। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सो कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ये अल्फा ऐसे वाला है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला अल्फा है, दैट इज नथिंग, दिस इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या यह बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक करके चलूंगा मैं आगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, आई विल गो वेरी वेरी स्लो। जहां दिक्कत हो पूछ लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी? बोलो, टेल मी इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट से टेल मी इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर है, ऑल गुड है जी, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट बच्चों, चलो अगली चीज जो हमें यहां पे समझनी है, दैट इज नेक्स्ट, एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये वाली चीज आपसे एग्जाम में जरूर काम आएगी। द फॉर्मूला आई एम नाउ गिविंग टू यू, हेडिंग डालेंगे बच्चों, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फॉर किसके लिए? फॉर मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स, जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे बेटा, ठीक है? सो व्हाट कैन आई राइट लाइक दिस? क्या लिख सकता हूं मैं इसके लिए बेटा? आप एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसे लिखना, दिस इज द अल्फा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू, अल्फा ऑब्जर्व्ड किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज अल्फा 1 इंटू x1 प्लस अल्फा 2 इंटू x2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है जी? ये आ जाएगा मेरे पास। यहां पर आपने ध्यान में रखना बेटा कि जो आपका ये जो अल्फा 1 है, दिस अल्फा 1 इज नथिंग बट स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर वन आइसोमर, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ वन आइसोमर, ठीक है? और जो x1 हो जाएगा, x1 इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट आइसोमर, उसी आइसोमर की मोल फ्रैक्शन। जल्दी से नोट कीजिए, आइसोमर इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना बेटा, मिक्सचर है आज हमारे पास इन सॉल्यूशन, ठीक है? फटाफट से नोट करो, चलो चलो जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। ओके, अजहर को यहां पे डाउट है कि सर ट्राई टू, अजहर आई कैन एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस बेटा, बट इट्स आई वुड रिकमेंड कि आप लाइव क्लास आओ, क्योंकि रिकॉर्डेड में यू कैन टेल मी कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। इट्स एडवाइजेबल बेटा कि आप लाइव क्लास में आओ और जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है यू आस्क मी। अदरवाइज देखो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अगर मैं एक एक सेंटर का आपका आर और एस निकालने लग गया ना तो फिर हमें बहुत सारे लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है? आप यू डू इट ऑन योर ओन, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, आपको सब में दिक्कत आती है ना, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बट ट्राई इट वंस, ओके? मैंने लेक्चर 1, 2, 3 में, स्पेशली लेक्चर 2, 3, 4 में, स्पेशली इन दैट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको समझाया है कि आप किस तरीके से प्रायोरिटी देखेंगे और आरएस निकालने के लिए क्या क्या रूल्स लगाओगे, ठीक है? बट इफ यू स्टिल फील एनी प्रॉब्लम, यू आर ओपन टू आस्क एज मेनी डाउट्स बेटा जी, ठीक है? आप पूछो, जितना आप पूछना चाहते हो पूछो। आई थिंक यू आर न्यू टू द लाइव क्लास, है ना? सो आप लाइव क्लास में आए हो, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सबको ही बोलता हूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो आप अपने डाउट्स को
जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेक्चर, लेट्स सपोज आपको लेक्चर 6 में एक डाउट है, आप अपना लेक्चर 6 का डाउट स्लाइड नंबर, लेक्चर नंबर मेरे को भेज दो, उस स्लाइड पे जितने भी एग्जांपल्स हैं यू कैन, आई कैन सेंड यू द वॉइस नोट और वट एवर कंफर्टेबल फॉर यू, ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके बेटा, जो भी अदरवाइज हर एक पार्ट को मैं समझाने लग गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको मैं एक एक पार्ट को बताता हूँ, है ना, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बट विच आर वेरी सिंपल, वी कांट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे सबको लेकर के चलना है, बट इफ यू पर्सनली फील प्रॉब्लम आप मेरे को रीच आउट करो, ठीक है। अजहर यूसुफ, एम आई क्लियर टू यू और नॉट बेटा? अजहर, क्या मेरी बात आपको समझ में आई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, एनीवेज, सो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, जहां पर ये जो अल्फा ऑब्जर्व्ड है ये यही चीज है, ये यही चीज है, ये ये चीज है। कहता है अल्फा ऑब्जर्व्ड इज द ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे बेटा जब मैं आगे एनहांसोमेरिक एक्सेस पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल प्योरिटी या एनहांसोमेरिक एक्सेस, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये टॉपिक आया कैसे, मतलब इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। ओके, चलिए, रही बात क्वेश्चंस की, यू वांट मी टू एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन, इट्स एडवाइजेबल बेटा प्लीज कम टू द लाइव क्लास। मैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट देता हूं, आप मेरे साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट पॉइंट इट देयर एंड देन, सर ये वाला बता दो, मैं वहीं के वहीं आपको पूरा एकदम खोल के बताऊंगा। बहुत सारे पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, प्रायोरिटी देना सिखाया था मैंने आपको लेक्चर 1 2 3 4 में। सो ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है बेटा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, और जिस जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है डाउट पूछने का, आप उसी अकॉर्डिंग यू टॉक टू टीम, जो भी आपको अटेंड करता है कायरल एकेडमी की ऐप पे, या जिससे भी आपकी बात होती है ओवर द कॉल, आप उनसे बोलिए आपके जो भी डाउट है मेरे तक आप कैसे पहुंचाएंगे। आप जो भी आपका लेक्चर है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, जो भी आपका स्लाइड नंबर है, भेजो, एंड यू विल हैंड टू हैंड आपको मैं आपका डाउट बताऊंगा, ठीक है। बल्कि वो तो और अच्छा है ना, आपको पर्सनली मैं डाउट बता पाऊंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो ठीक है बेटा, चलो भैया शुरू करते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से ही हमारे ढेरों क्वेश्चंस भी बनेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, एनहांसोमेरिक एक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी एनहांसोमेरिक एक्सेस, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये एनहांसोमेरिक एक्सेस क्या चीज होती है। याद रखना, एनहांसोमेरिक एक्सेस का जो दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं। अगर आपसे ऑप्टिकल प्योरिटी बोले तो वो एनहांसोमेरिक एक्सेस ही मांग रहा है। डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग मेरे साथ, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ pure enantiomer, it is defined as the percentage of pure enantiomer, मतलब pure enantiomer की क्या परसेंटेज है, pure enantiomer over racemic mixture, over रेसिमिक मिक्सचर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं एनहांसोमर क्या होता है, तो बस अब उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है जी। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं बेटा, 2 फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसके, आओ मैं दोनों फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं। सो ई, अच्छा ई बोलते हैं इसको, ई मतलब एनहांसोमेरिक एक्सेस। एनहांसोमेरिक का एक्सेस का पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव रोटेशन माइनस नेगेटिव वाला रोटेशन, कितने एंगल से वो हो रहा है, डिवाइड बाय, ये उसका मॉड ले लिया मैंने, डिवाइड बाय सम ऑफ देम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इनटू 100, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली एंगल्स दिए हुए हैं बेटा, तो बस एंगल्स के फॉर्मूला में इसको पुट कीजिए और आपको एकदम से ही आपका आंसर मिल जाएगा। एंगल्स के टर्म्स में पुट करो एंड बेटा जी यू कैन डायरेक्टली हैव योर आंसर। एक फॉर्मूला तो इसका ये है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ प्लीज, राइट डाउन दी अनदर फॉर्मूला एज वेल। ई कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय अल्फा ऑफ द
प्योर इंटू 100, ठीक है। अल्फा ऑब्जर्व्ड आप अपॉन में अल्फा प्योर इंटू 100, ये भी हो सकता है बेटा फॉर्मूला, दिस कुड ऑल्सो बी द फॉर्मूला, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट। ये अल्फा ऑब्जर्व्ड और अल्फा प्योर क्या है अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बस ये दोनों फॉर्मूलाज आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन सी चीज क्या है। फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से देखो कि कौन सी चीज क्या है। एक बार इसको हम जल्दी से इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सो ध्यान दीजिए बच्चों कि जो हमारा पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अल्फा ऑब्जर्व्ड है, अल्फा ऑब्जर्व प्रीवियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा, मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए अल्फा ऑब्जर्व्ड इज दी ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, observed specific rotation, observed specific angle of rotation, observed specific angle of rotation for mixture of enantiomers, ठीक है। और यहां पे एक चीज और थी, दैट इज अल्फा प्योर, देख रहे हो, अरे दिखा क्या, ये देखो अल्फा प्योर, अल्फा प्योर क्या हो जाएगा, दिस इज द स्पेसिफिक एंगल of rotation of rotation of pure enantiomer which is in excess, जो कि एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन की मदद से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी के लिए आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, बट व्हेन यू डू द क्वेश्चन तब आपको और अच्छा समझ में आएगा बेटा, और मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी, अरे बोलो, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। चलो मैं ना आपको एक बार रियल एग्जांपल समझाता हूं कि एनांटियोमेरिक एक्सेस का रियली में मतलब ही क्या है, आपको उससे अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक रियल एग्जांपल देखते हैं कि एनांटियोमेरिक एक्सेस का रियली में मीनिंग क्या है। चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको हम लोग। एक एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूं कि एनांटियोमेरिक एक्सेस का रियल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है, असलियत क्या है एनांटियोमेरिक एक्सेस की। एक बार अगर आप एनांटियोमेरिक एक्सेस का डेप्थ में मीनिंग समझ गए ना, तो चीजें आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। करें एक बार इसका मीनिंग रियल में, चलो आओ देखो प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज देखिए, ठीक है जी, ओके। देखो बेटा, आपने बचपन में भी पढ़ा है, एक आपने रिएक्शन सुना होगा SN1, सुना है, और आपने बचपन में पढ़ा है कि SN1 में रेसिमाइजेशन होती है। हाँ जी, क्लियर है, अरे होती है कि नहीं, यानी कि 50% हमारे पास एक आइसोमर, दूसरा आइसोमर 50% बनता है, एनांटियोमर्स बनते हैं 2, ठीक है। और अगर बात करूं मैं SN2 की बात करता हूं, तो आपने ये भी पढ़ा है कि SN2 में प्योर एनांटियोमर्स बनता है, यानी कि इन्वर्जन होती है ना, पढ़ा है ना, SN2 में इन्वर्जन होती है। तो मतलब क्या है इस बात का ये मतलब है कि लेट्स सपोज अगर एक रिएक्शन SN1 है और वो 100% SN1 है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, 100% नहीं होता है, पर मान के चलते हैं कि एक रिएक्शन 100% SN1 तरीके से ही हो रही है। अगर वो 100% SN1 तरीके से हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बोलो, एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, हाँ या ना। और अगर कोई रिएक्शन बेटा जी SN2 है और वो 100% SN2 ही हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक एनांटियोमर बनेगा, करेक्ट है, एक ही बनेगा, बोलो बच्चों, हाँ के ना। मतलब मैंने कहा और ये भी जो एनांटियोमर बनेगा यहाँ पे, ये डेफिनेटली प्योर बनेगा, बिल्कुल प्योर बनेगा, बिल्कुल प्योर। क्या मतलब है कहने का, मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर SN1 हो रही है 100%, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, अगर SN2 हो रही है 100%, तो नेचुरल सी बात है कि एक ही प्योर एनांटियोमर बनेगा। लेकिन बेटा जी SN1 में और SN2 में हमेशा ही कंपटीशन चलता ही रहता है। अब अगर इनके बीच में कंपटीशन होगा, तो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ, व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ इज, रियलिटी क्या है बच्चों, रियलिटी ये है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हमेशा एक रिएक्शन में मान के चलते हैं कि जो SN1 हुई है
वो तो हुई है 60%, और जो SN2 हुई है वो हुई है 40%। यानी कि 60% रिएक्शन SN1 मीडियम SN1 के मैकेनिज्म से चला और बाकी का 40% रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से चला। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है इस बात का? इस बात का बेटा जी ये मतलब है कि 60% तो तैयार होगा रेसमिक मिक्सचर। बोलो भाई, हाँ या ना? 60% तैयार होगा रेसमिक मिक्सचर और बाकी का जो 40% है, 40% तैयार होगा प्योर इनैंशियोमर। प्योर इनैंशियोमर। अब सोच के सब देखो जरा, इस बात का रियली में मीनिंग क्या है? सोच के देखो, सोच के देखो इस बात का रियली में मीनिंग क्या है। सिर्फ इस बात पे फोकस करनी है हमको, सिर्फ इस बात पे फोकस करो और किसी बात पे फोकस ना करो, सिर्फ इस बात पे फोकस करो और सोचो जरा इस बात की रियलिटी क्या है। इस बात की रियलिटी क्या ये नहीं है कि अगर बेटा 40% तो प्योर बना है और 60% बना है रेसमिक मिक्सचर, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं? सोचो जरा ध्यान से, एनांशियोमेरिक एक्सेस, क्योंकि देखो ये 40, ये जो 60% है ये तो एक दूसरे को खाटा पीटा कर देगा, लेकिन ये वाला जो 40% है ये तो बिल्कुल प्योर है ना। तो यानी कि इस केस की वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरी जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो हो जाएगा दैट इज दी 40%। अरे 40%, यानी कि जो प्योर इनैंशियोमर है वह 40% ज्यादा है। ठीक है? अरे बोलो, ठीक है बच्चों? हाँ जी भाई बोलो। ठीक है, तो ये बेसिकली इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो हो जाएगी वो 40% हो जाएगी। चलो एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कुछ हद तक तुम्हें समझ में आया होगा, कुछ हद तक। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूरा एक ही बार में आपके बुद्धि में चला जाए, पर कुछ हद तक तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब है कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 40%। कैसे? कैसे? क्योंकि 60% तो रेसिमाइजेशन हो गया, 60% तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो बाकी का जो 40% है वो तो प्योर एक ही आइसोमर है ना, एक ही इनैंशियोमर है, तो बस इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज 40%। निकालते कैसे हैं, क्या इसमें कहानी होती है? रुको जरा, बस 2 मिनट का सब्र करो, एक न्यूमेरिकल आएगा ना तब तुम्हारी बुद्धि में एकदम मस्त घुस जाएगा। ठीक है? मतलब क्या इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि लेट्स सपोज एक मिक्सचर है। ऐसे इमेजिन करो कि एक मिक्सचर है, मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। ठीक है? ठीक है बेटा, ऐसे इमेजिन करो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। ओके, इमेजिन लाइक दिस कि देयर इज अ मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में मान के चलते हैं, मैं इस मिक्सचर को ना ऐसे डिवाइड कर लेता हूं। ये एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मान के चलो कि इसके अंदर डिवीजन किस तरीके से हो रखी है कि 80% और 20%। क्या मतलब 80 और 20 का? 80% मान के चलते हैं कि मेरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और बाकी का जो 20% है वो लीवर रोटेटरी है, ऐसे मान के चल लो, है ना। अब ध्यान से देखो, जो 80% मेरा ये है, अब इसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। कैसे? एक तो 60% पॉजिटिव और एक 20% पॉजिटिव। हाँ जी भाई, और इसको एज इट इज नीचे उतार लिया मैंने, दिस इज 20% नेगेटिव। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। क्या ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज 20% पॉजिटिव 20% नेगेटिव, क्या इसी चीज को मैं रेसिमिक मिक्सचर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ भाई, यही चीज तो मेरी रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगी। और जो ये बची कुछ चीज है, ये वाली जो चीज है 60% पॉजिटिव, इसी को ही मैं क्या बोल दूंगा? यही मेरी क्या हो जाएगी? इनैंशियोमेरिक एक्सेस। अब कुछ समझ आया होगा, इनैंशियोमेरिक एक्सेस। अभी कुछ क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अरे अब भी नहीं हुआ क्या? अभी कुछ क्लियर हुआ कि अब भी नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बेटा अब तो कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि तुम्हें क्लियर हो कि एनांशियोमेरिक एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर एनांशियोमेरिक एक्सेस का मीनिंग क्लियर होगा ना तो ही फिर ये अगला टॉपिक करने का फायदा है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले मेरे को ये क्लैरिटी तो दे दो ना, मैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑल फलाना ढिमकाना। चलो, आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली अब फॉर्मुलेशन क्या बनेगी यहाँ पे, आओ समझो, समझो यहाँ पे फॉर्मुलेशन क्या बनेगी। आओ फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि देखो बेटा, इनैंशियोमेरिक एक्सेस, अगर लेट्स सपोज, अगर मान के चलो आपको इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो है वो गिवन है, अगर ये आपको गिवन है ना, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि प्लस वाला कितना है और माइनस वाला कितना है, ये भी आप निकाल सकते हो बेटा। ये भी निकाल सकते हो कि नेगेटिव वाला कितना है। कैसे? देखो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
सिंपल सा फॉर्मूला करेंगे हम इसमें किस तरीके से, ऐसे ऐसे बना लो, मान के चलो ये प्लस वाला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 50 प्लस ई बाय 2, ये प्लस वाले के लिए, और माइनस वाले के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा 50 माइनस ई बाय 2। मस्त फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे कभी भी गड़बड़ नहीं आएगी, कभी भी गड़बड़ नहीं आएगी। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, लेट्स सपोज हम लोग यही नीचे वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, आई मीन ये वाला एग्जांपल, ठीक है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलो मुझे बताओ कि चलो एनांटियोमेरिक एक्सेस कितनी है, 60% है कि नहीं है, बोल दो भाई। एनांटियोमेरिक एक्सेस जो है वो 60% है कि नहीं है, बताओ फटाफट से, क्या ये 60% आ रहा है मेरा एनांटियोमेरिक एक्सेस? तो बस इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं फटाफट से। मान के चलो कि मैं ये पॉजिटिव वाला निकालना चाहता हूं, तो दिस विल बी 50 प्लस 60/2, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 30, ये हो जाएगा 80%, और नेगेटिव वाला कितना हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस 60/2, बचा कुछ आइस 20%। आ गया मजा? अरे मजे आ गए, आए मजे के नहीं, अरे मजे आए, क्लियर हुआ एनांटियोमेरिक एक्सेस आपको? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, यह क्वेश्चन आया हुआ है हमारा आईआईटी जैम 2014 में। पता नहीं आप में से शायद उसके आसपास या उस समय में किसी ने, नहीं उस समय किसी ने भी नहीं दिया होगा। आईआईटी जैम 2014 वाला जो एग्जाम है उसका हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। जैम का क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ही आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था उस सवाल में भी। एक जैम के करवाने के बाद फिर मैं नेट के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। पानी पी लूं मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट बच्चों, चलिए एक मस्त सा सवाल करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट क्वेश्चन। चलो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। ओके, ओके। सो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं इसको। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लिखोगे क्वेश्चन, स्पेसिफिक रोटेशन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ freshly prepared aqueous solution of 1 and 2, दो चीजें बेटा, 1 and 2 are 112 डिग्रीज and 18.7 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली कहता है, ऑन स्टैंडिंग द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 on standing the optical rotation of aqueous solution of 1 slowly decreases to give a final value of, slowly decreases to give a final value of, final value कितनी, final value of 52.7 डिग्रीज ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू इक्विलिब्रियम between 1 and 2, between 1 and 2, ठीक है। under the state of equilibrium, under the
स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में, अंडर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ 1:2, समझ, सॉरी 2:1, आई एम सॉरी, कैलकुलेट रेशियो ऑफ 2:1। समझ आ गई बात? अरे समझ आ गई, ये बात हमें गिवन थी बेटा। गिवन क्या था? गिवन थी एक चीज इस क्वेश्चन के अंदर, ये बात एब्सोल्युटली गिवन है कि जो 1 है, 1 इज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है जी, और जो 2 है दैट इज अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है जी। ये हमारा सवाल है। बोलो बच्चों, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बता दो, इज द क्वेश्चन क्लियर और नॉट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है, ये आईआईटी जैम 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, देखो करते कैसे हैं इसको, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कहता है कि 1 और 2 की हमें वैल्यूज दे रखी है 112 और 18.7, तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, हाँ के ना? हाँ है ना? ये अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज दे रखी है, ओके, और ये फाइनल वैल्यू दे रखी है हमें 52.7, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज अल्फा ऑब्जर्व्ड? बोलो। सो बस कुछ भी नहीं है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सिखाया था, यदि आपकी बुद्धि में गया हो, दैट इज कभी भी अगर मुझे अल्फा ऑफ मिक्सचर निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ 1 इंटू x1 प्लस अल्फा ऑफ 2 इंटू x2, यही रिलेशन था। अरे हाँ के ना? जो x1 और x2 है वो तो मेरी मोल फ्रैक्शंस हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट लाइक दिस, दैट इट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 1 माइनस x1। कुछ भी नहीं किया, अरे कुछ भी नहीं किया, बस खत्म हो गया। ये वाली वैल्यू बेटा जी आज आपको दे रखी है, दैट इज 52.7, यस और नो? 52.7 करेक्ट है जी। 52.7 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, दिस इज अल्फा 1 x1 अल्फा 2 1 माइनस x1, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब अल्फा 1 दे रखा है आपको क्वेश्चन में 112, हाँ जी भाई क्लियर है कि नहीं? 112 किसकी दे रखी है हमको? 1 की दे रखी है ना, हाँ जी 1 की दे रखी है, बस ठीक है। तो बस यहां पे मैं पुट करूंगा 112 इंटू x1, 112 x1 प्लस ये कितना है, दिस इज 18.7, 18.7 इंटू 1 माइनस x1, ठीक है जी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कैन यू सॉल्व इट? अरे कैन यू सॉल्व इट? तो बस यहां से बेटा जी x1 एंड x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो बस निकाल लेना लास्ट में x2 अपॉन x1, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा 1.75 के अराउंड, ठीक है। दिस इज द आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अरे भैया क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, आया हुआ क्वेश्चन है आपका आईआईटी जैम 2014 में, ठीक है। ओके, क्लियर एकदम और नॉट? जल्दी बताओ भाई फटाफट से, क्या आपको इस क्वेश्चन में क्लैरिटी आई? थोड़ी सी पता चला कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलूं मैं आगे चलूं? एक क्वेश्चन आई होप आपको करना आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। और एक क्वेश्चन अब मैं जो करवाने जा रहा हूं वो जैम का नहीं, वो नेट का क्वेश्चन है, और देखते हैं कि आप लोग वो क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बेटा। दैट इज मतलब मैं ये कहूंगा कि वो अब तक का नेट में आया हुआ सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उससे डिफिकल्ट नहीं पूछ सकता, उससे आसान पूछ सकता है, उससे ज्यादा उलझा के नहीं पूछेगा। अब आप देख लो कि तुम्हें उतना उलझ के भी तुम नहीं उलझ रहे हो, तो बस गुड है, फिर तो यू आर फ्री विद दिस टॉपिक, एकदम मस्त तरीके से तुम इसके न्यूमेरिकल को कर पाओगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुमको तगड़ा सा, तो चलो इस तगड़े क्वेश्चन को लिखो मेरे साथ। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा,
इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल देता हूं। लिखो, कहता है ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर एनरिच्ड विद आर इनैंशोमर एंड ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव mixture enriched with R enantiomer, enriched with R enantiomer, ब्रैकेट में लिख लेंगे 50% एनांशोमेरिक एक्सेस, जिसकी एनांशोमेरिक एक्सेस 50% है। समझ आया? एग्जिबिट, ये एग्जिबिट करता है, क्या एग्जिबिट करता है? एग्जिबिट करता है अल्फा की वैल्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव 90 डिग्रीज। ठीक है, कहता है इफ अल्फा वैल्यू ऑफ सैंपल इज सैंपल की अल्फा वैल्यू देखेंगे तो इट इज -135 डिग्रीज। ठीक है, फिर बोलता है द रेशियो ऑफ R एंड S विल बी, R और S की क्या रेशियो रहने वाली है। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट का वक्त मैं देता हूं तुमको, ट्राई करो, फिर मैं सिखाऊंगा नहीं तो। ठीक है, डू इट, ट्राई करो। मुश्किल है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, कोशिश करो, ट्राई इट आउट, कोशिश करो। इसको 60% ले लो, 60% ले लो ये। ओके, टाइम अप। बताइए जल्दी से, देख लेते हैं कि आप लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। लेट मी चेक बच्चों, लेट मी चेक। नो आंसर फ्रॉम योर साइड, व्हाई सो? ऑलराइट बच्चों, just give me 1 second। करता हूं मैं बात। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, अब आपको क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, ठीक है?
देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं करके जाओगे ना पहले से, मतलब अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को नहीं दिमाग लगाया हुआ पहले, तो एकदम से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्या बोलता है, कहता है ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर एनरिच्ड विद आर, मतलब आर है उसके अंदर, एनरिच्ड विद आर है, एनरिच्ड विद आर मतलब आर ज्यादा है, जिसकी इनैंशोमेरिक एक्सेस उन्होंने 60% दे रखी है। समझ आ रही है बात, है ना। एग्जिबिट जिसमें वो शो करता है कितना, +90 वो शो कर रहा है, ठीक है बेटा। कहता है इफ अल्फा वैल्यू ऑफ द सैंपल इज -135, अब बोलता है कि अब मान के चलते हैं कि जो अल्फा वैल्यू है उसी सैंपल की वो -135 कर दिया। फिर कहता है बताइए कि चलिए बताइए कि कितनी रेशियो होगी आर की और कितनी होगी एस की, मतलब रेशियो बताना आर और एस की क्या रेशियो होगी, ठीक है। चलो आओ इसको क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बेटा जी मैं आर वाले के लिए डील कर रहा हूं, क्योंकि आर वाला पहले इनिशियली एक्सेस में था ना। तो देखो इनैंशोमेरिक एक्सेस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अल्फा फॉर द मिक्सचर डिवाइड बाय अल्फा फॉर द प्योर इनटू 100, यही पढ़ा है बेटा, यही पढ़ा है। आज हमें जो ये दे रखी है एनैंशोमेरिक एक्सेस, ये दे रखी है 60 दे रखी है, अरे करेक्ट है। तो इसकी मिक्सचर की कितनी दे रखी है 90, तो मैं काम करता हूं यहां से मैं अल्फा प्योर निकाल लेता हूं। कैन आई डू इट, यस आई कैन डू दैट। मजा आ गया भाई, अरे मजा आ रहा है। बस अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहां से मेरे को बेटा जी अल्फा प्योर की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल्स टू +150। हाँ जी भाई बोलो, है कि नहीं। अरे +150 मिल गई, मजा आ गया। अब ये जो +150 वैल्यू मिली है, ये डेफिनेटली किसकी होगी, ये डेफिनेटली आर वाले की होगी। अब दिमाग लगा के मुझे बताओ बेटा, अगर +150 आर वाले की है, तो इसका जो एस आइसोमर होगा, एस वाला जो आइसोमर होगा, उसकी कितनी हो जाएगी, अरे -150 डिग्री हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, आर और एस आपस में एनैंशोमर है। अगर पॉजिटिव वाले की +150 आ रही है, तो माइनस वाले की तो एस वाले की तो -150 आएगी ना। अगर आर की +150 है तो एस की -150 हो जाएगी, ठीक है, -150। क्लियर एकदम। बस अब इसी से हम लोग शुरू करेंगे अपना पार्ट 2। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से। अब हमें बोलता है कि इफ अल्फा वैल्यू ऑफ द सैंपल इज -135, अब अल्फा वैल्यू -135 दे रखी है। चलो देखो अब मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा। तो बेटा जी इनैंशोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, इनैंशोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला होता है मिक्सचर की जो वैल्यू आ रही है, आज मिक्सचर की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है -135 डिवाइड बाय जो प्योर की आएगी। अब की बार प्योर की बेटा कितनी लेनी पड़ेगी, अरे माइनस में लेनी पड़ेगी, -150 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि अब मैं एस वाले के लिए कर रहा हूं ना। अगर एस वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इनैंशोमेरिक एक्सेस कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 90%, ठीक है बच्चों। इट इज द 90% इनैंशोमेरिक एक्सेस आ गई। एनैंशोमेरिक एक्सेस इज कमिंग आउट टू बी 90%। अब अगर एनैंशोमेरिक एक्सेस ही 90% आ चुकी है, तो बस अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का कितना कितना रेशियो निकालना बहुत आसान है। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। मान के चलो इसको मैं S बोल देता हूं, तो S वाले के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, दैट इज 50 + EE/2 यानी कि 90/2। कितना हो गया, 95 हो गया बेटा। और नीचे वाले के लिए भी देख लेता हूं मैं, यानी कि R वाले के लिए इट इज 50 - 90/2 यानी कि 5 हो गया। बस खत्म हो गया। यहां से ही हमको रेशो मिल गई। रेशियोस क्या मिल गई, यानी कि R/S की जो रेशो है दैट इज 1:19। ये आंसर आ गया, यही आंसर था CSIR का, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन एकदम। बोलो बच्चों, मजा आया आपको ये क्वेश्चन देख के, तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला। अगर आपने पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो एग्जाम में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इजी है वैसे, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब ये सबसे ज्यादा ही कठिन है। बाकी के इससे आसान ही थे, सीधी सीधी बात करी हुई थी। इसमें क्या था, थोड़ा उलझा रहा था, एक का डाटा निकलवा के दूसरे में यूज करवा रहा था। अब बाद में तो ये भी नहीं होने वाला, बहुत सिंपल हो जाएगा आगे तो, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो रेडी फॉर अनदर क्वेश्चन, आर यू रेडी, आर यू रेडी और नॉट, बोलो। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 था ना पिछला, यस 2 था। थर्ड क्वेश्चन देखोगे पब्लिक, थर्ड क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है थर्ड वाला भी। आई होप आपको क्वेश्चन 1 और 2 क्लियर हो गए हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, एक जैम में था एक नेट में था, अगले वाला भी नेट का ही आया हुआ सवाल है, ठीक है।
तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत इजी है। कहता है द अल्फा ऑफ अ 90% प्योर, द अल्फा ऑफ अ 90% ऑप्टिकली प्योर 2 aryl propanoic acid solution is positive 135 degrees. ठीक है, ओके कहता है ऑन ट्रीटमेंट विथ base at room temperature for 1 hour, 1 घंटे के लिए ट्रीट किया, अल्फा changes to positive 120, अल्फा changes to positive 120 डिग्री। ठीक है, द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%, द ऑप्टिकल प्योरिटी is reduced to 40% after 3 hours. आफ्टर 3 hours, 3 घंटे बाद ऑप्टिकल प्योरिटी भी घट गई आफ्टर 3 hours. If so, the optical purity of solution after 1 hour, if so, the optical purity of solution after 1 hour and after 3 hours would be 1 घंटे बाद और 3 घंटे बाद ऑप्टिकल प्योरिटी क्या क्या रह जाएगी। ठीक है, ये हमारा सवाल है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा सवाल है, आई नो थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है, इट इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, इस सवाल को मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार घर से ट्राई करके आना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो इस सवाल को हम लोग मस्त एकदम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, सो यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर मी। ओके, सो आज के लिए बहुत है। आई होप आपको आज का टॉपिक मस्त समझ में आया होगा। बहुत प्यारा टॉपिक था आज का ये वाला। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना इसके नोट्स को बच्चों, अच्छे से एकदम ढंग से रिवाइज करना। ठीक है, और आज का टॉपिक बड़ा ही ज्यादा काम का टॉपिक था। आप लोग थैंक यू बच्चों। ठीक है, आज का जो टॉपिक था इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग प्लीज उसको अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, और सारे नोट्स को रिवाइज करना, और फिर हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फिर हम लोग एक मस्त सा टॉपिक पढ़ेंगे। आपको मैंने बता ही दिया था अगले क्लास का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर्स, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कायरलिटी सेंटर होता ही नहीं है। ठीक है जी, तो आर यू रेडी? आई मीन बी रेडी। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।